नमस्कार दोस्तों, मैं विनय त्रिकोणिया शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड आपको एक टॉपिक लाऊंगा, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है और परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न आते हैं जो हमें परेशानी पहुँचाते हैं। उन्हीं सभी प्रश्नों को बड़ी सुगमता के साथ देखेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति का टॉपिक पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति का कुछ बेस होता है, आधार होता है कि त्रिकोणमिति है क्या। तो अगर आपको यह त्रिकोणमिति सीखनी है तो पहले तो आप यह दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको त्रिकोणमिति में कुछ आता है, क्योंकि आप जीरो से मैं बिल्कुल बताऊंगा। अगर नहीं भी आता होगा तो आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल सरल लगने लगे, क्योंकि बहुत सरल टॉपिक ये है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति के बेसिक रूल्स से लेकर है कि बेसिक में त्रिकोणमिति है क्या। इसके बाद समय बचता है तो हम लोग एक दो सवाल अवश्य करते हैं। तो आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगर पसंद अंत तक ये चैनल देखें, पसंद आए तो इसको शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें। तो हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति है क्या। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए, त्रिकोणमिति जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है, एक त्रिगोणो और मैट्री। तो मैट्री में जो आपका ये है, ये MENT मेजरमेंट है। ये जो आपका लास्ट का है ये नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ MENT। ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोनो और मैट्री। ठीक। वैसे हम लोग कह सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी आकृति, ठीक है, त्रिभुज कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि साइड दिया है, उनकी माप दी होगी, मेजरमेंट मतलब जो उनकी माप होगी, अर्थात तीन भुजाओं की जो आकृति होगी, तीन भुजाओं की जो आकृति होगी, क्योंकि ट्राई का मतलब हो गया तीन, गोनो का मतलब हो गया साइड, और मैट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। इससे हम कह सकते हैं कि जो तीन भुजाओं की आकृति है वह क्या कहलाएगी आपकी, वह कहलाएगी त्रिकोणमिति। अब देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजें हैं जो जान लेते हैं, मेंसुरेशन से रिलेटेड जरूर है, लेकिन त्रिकोणमिति एक विशेष त्रिभुज के लिए बनाई गई है, तो उस तक पहुंचते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है दो चीजें जानना इसमें जरूरी है। कौन कौन सी? एक तो त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। और एक त्रिभुजों के प्रकार कोणों के आधार पर। तो त्रिभुजों के हमें दो प्रकार जानने हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पर। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक समबाहु त्रिभुज, नंबर दो समद्विबाहु त्रिभुज, और नंबर तीन पे आता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीनों का अपना अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग परिभाषा है। समबाहु से आपको समझ में आ रहा होगा जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जैसा उसका नाम है वैसे ही काम है कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, अर्थात सभी भुजाएं समान। इसमें क्या है? सभी भुजाएं समान। इसमें क्या है? दो भुजाएं समान, दो भुजाएं समान। इसमें क्या है? कोई भुजा समान नहीं होती, कोई भुजा समान नहीं होती, यानी सभी विषमान भुजाएं होती हैं, इसलिए ये विषम है। तो तीन त्रिभुज होते हैं, ये किसके आधार पर होते हैं? भुजाओं के आधार पर। अब तीन त्रिभुज और होते हैं जिन्हें हम कोणों के आधार पर पढ़ते हैं। कोणों के आधार पर पढ़ते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। कोणों के आधार पर जिन्हें पढ़ते हैं, तो किसके आधार पर? त्रिभुजों के प्रकार कोणों के आधार पर, कोणों के
आधार पर, तो कोणों के आधार पर 3 होते हैं। एक तो होता है आपका न्यून कोण, कौन सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज। अब इसकी परिभाषा देखिए, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जो जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज, इसका कोण 90 अंश से अधिक होता है। ठीक है, जैसे ये आपका कोण है, 90 अंश से कम कोण वाला कौन कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा त्रिभुज। 90 अंश से अधिक वाला क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ठीक, तो दोनों की अलग अलग है कि 90 अंश से कम वाला कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज, 90 अंश से अधिक कोण वाला कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अगला आता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसे हम लोग राइट एंगल भी अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल। अब समकोण तो कोण क्या होता है? देखिए मित्रों, साथियों, क्या है कि इन सभी आकृतियों का अध्ययन तो हम मेंसुरेशन में करेंगे ही, जब मेंसुरेशन चैप्टर चलेगा। जो त्रिकोणमिति है, एक विशेष त्रिभुज के लिए यह बनाई गई है, उसी विशेष त्रिभुज पर इसका अध्ययन किया जाता है, और अधिकतर सवाल उसी विशेष त्रिभुज पर बनते हैं। तो वह विशेष त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिस पर पूरी त्रिकोणमिति बेस्ड है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा, इसकी विशेषताओं के बारे में जानना पड़ेगा, तभी कहीं जाके हमें त्रिकोणमिति समझ में आएगी। तो त्रिकोणमिति समझ में आई आपको, जो बेस है उसका, कि त्रिकोणमिति 3 भुजाओं से घिरी, मतलब त्रिकोणमिति 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती है। हमने भुजाओं वाले त्रिभुज बताए आपको, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोणों वाले बताए, न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण। अब हम लोग अध्ययन करेंगे समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो मित्रों, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं, और इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में देखिए 2 भुजाएं होती हैं जो 90 अंश का कोण बनाती हैं, ये अर्थात इसका एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज का ये कोण 90 अंश का होता है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसके कोण ही डिसाइड करते हैं कि कौन लंब है, कौन आधार। कौन से कोण? ये वाले। अगर ये वाला कोण आपने ले लिया, ये वाला कोण अगर आपने लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो लंब होगा और ये आधार। अर्थात जो पॉइंट निकल के आता है पहला वाला, वह पॉइंट क्या निकलता है? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। पहला पॉइंट ये बनता है। दूसरा बनता है 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तीसरा अपने आप बन जाएगा, जो बचा हुआ होगा वो बेस होगा, अर्थात 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये जो कोण माना है इसके सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर ये कहलाती है, ये बेस कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अब अगर हम इसको कोण मान लें, अगर हम लोग इसको कोण मान लेते हैं, जैसे ये कोण ना लेके ये वाला कोण लिया हमने, तो पक्की बात है लंब क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा। ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन जो कर्ण है वो नहीं बदलेगा। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि जो लंब और कर्ण है वो किस पर डिपेंड करते हैं? कोणों पर डिपेंड करते हैं। ये नीचे वाली लाइन देखें, आपकी आती है कि नहीं फ्रेम में? हाँ, ठीक है। तो लंब और कर्ण है वो आपके किस पर डिपेंड करेंगे? वो आपके कोणों पर डिपेंड करेंगे। अगर कोण आपका इस तरफ वाला होगा तो इसके सामने का लंब होगा, और कोण अगर इस तरफ वाला होगा तो इसके सामने का लंब होगा। ये तो होगी बात। ये भुजाएं एक अनुपात में होती हैं, तीनों भुजाएं एक अनुपात में होती हैं। इनका लंब का और कर्ण का अनुपात होता है, आधार का कर्ण का अनुपात होता है, आधार का और लंब का, यानी दो भुजाओं का आपस में अनुपात होता है, और इसी अनुपात से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह अनुपात बताने के पहले
एक बहुत अच्छी थ्योरम आती है जिसे पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। उस पाइथागोरस प्रमेय को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वह पाइथागोरस प्रमेय आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी बहुत कायदे से। तो वो पाइथागोरस प्रमेय क्या है देखिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, जो कर्ण का स्क्वायर है यानी हाइपोटेन्यूस का, वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, जो आपको मदद करती है कहीं कहीं सवाल में। ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आधार तथा लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम लोग इनके अनुपात के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। अगर इसको आपने छोड़ दिया और यह याद नहीं किया तो परीक्षा में आपको जरूर परेशानी होगी, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना। हम लोग बात करते हैं इनके अनुपात की बात करने के लिए क्या करते हैं, हम आपको बताएं कि जो ये लंब और कर्ण है, इनका अनुपात दिखाने के लिए हम कोण लेते हैं साइन। ये जो साइन कोण होता है, अभी देखिए मैंने थीटा लिया है ना, थीटा लिया, इसका मतलब ये क्या होगा आपका, अब मैं इनको मिटा रहा हूं क्योंकि आप भ्रम की स्थिति में ना आ जाए। तो हमने क्या लिया, साइन थीटा लिया। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे कर्ण यानी कि ए बटे सी। यहां पर ऐसे भी लिखते जाइए, लंब बटे कर्ण, जिससे आपको ध्यान रहेगा और ये याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर लेंगे, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा आधार में है इसलिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके बाद हम लोग लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि ए बटे बी, सॉरी लंब बटे आधार। ठीक है, ये तीन हम लोगों ने ज्योमेट्री इनकी पढ़ी। थोड़ा देखें आया फ्रेम में कि नहीं, हाँ ठीक है, ये तीनों इनकी ज्योमेट्री हम लोगों ने देखी। अब देखो मित्रों, ये तो हो गया। एक चीज ध्यान रखना, इन्हीं के जस्ट अपोजिट, इन्हीं के जस्ट अपोजिट, अर्थात साइन का अपोजिट क्या होगा, जो साइन है इसका अपोजिट होता है क्यों, इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा, अर्थात साइन बराबर क्या होगा, 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, 1 सेक थीटा। और टेन का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है कॉट यानी कि 1 कॉट थीटा। तो ये भी आपको कुछ विशेष फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, और टेन थीटा 1 कॉट थीटा। ये वो है, ठीक है, कॉट थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान चलो आपसे मान पूछे कि कॉसेक थीटा का मान बताइए, किसका मान बताइए, कॉसेक थीटा का। तो आपने लिखा कॉसेक थीटा का मान होगा जस्ट इसका उल्टा, अर्थात सी बटे ए। आपसे कहे सेक थीटा का मान बताइए, तो आप जस्ट कॉस का उल्टा सी बटे बी। आपसे कहे कॉट थीटा का मान बताइए, तो जस्ट इसका उल्टा यानी बी बटे ए। तो ये आपके तीन मुख्य त्रिकोणमिति की आपके अनुपातिक मान हैं जो आपको दर्शाते हैं दो दो भुजाओं के अनुपात में। अब इनका क्या रहता है कि जैसे इनके संबंध को समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं, ध्यान रखना। इनके संबंध को देखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो एक चीज हमें समझ में आ गई, क्या कि जो साइन है और जो कॉसिक है, साइन का और कॉसिक का आपस में अगर गुणा करेंगे, साइन थीटा इन कॉसिक थीटा का आपस में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया। कैसे बनाएगा, हमें पता है कि साइन थीटा, अब लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लीजिए, दो साइड हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिया,
साइन थीटा बराबर इंटू 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, अभी एक बताया। तो ये कट गया, कितना आ गया 1, जो कि क्या है राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये अपना सूत्र बन गया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इसी प्रकार और भी सूत्र बनने चाहिए, तो और भी सूत्र बनते हैं। कैसे, देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आगे लिखना था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये इतने आपके सूत्र बन गए। याद करने का तरीका क्या है, आप लोग एक ट्रिक पढ़ी होगी आपने, लाल बटे कक्का, सॉरी लाल बटे का। इसमें क्या रहता है, आप लोग याद कर सकते हैं, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। इससे क्या रहेगा आपको कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। तो जो आपको भूल रहे हो वो लाल बटे कक्का से याद कर सकते हैं। ठीक है, साइन कॉस और टेन के मान। तो एक सूत्र तो ये बना। देखिए कुछ सर्वसमकाएं बनती हैं, उन सर्वसमकाओं के ऊपर चर्चा और करते हैं। कैसे, एक सर्वसमका बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सर्वसमका अपने आप में महत्वपूर्ण सर्वसमका है और ये आपकी परीक्षा उपयोगी रहती है और कई सवाल इससे। और देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्वसमका ये है कि परीक्षा में आपके बहुत उपयोगी है। दूसरी सर्वसमका आपकी जो बनती है वह क्या बनती है इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हल करके देख लेते हैं क्या हम लोग सही हैं या नहीं। तो हल जब करते हैं तो इसका मान तो हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए, और टेन का मान क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इसको महत्वपूर्ण सर्वसमका कहा, क्यों कहा है, देखिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, 1 लाना है हमको उत्तर। ठीक है, तो हमने इसमें एलसीएम क्या लिया, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस सर्वसमका के अनुसार, इस वाली सर्वसमका के अनुसार देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, साइन इधर जाएगा, देखिए साइन इधर जाएगा तो ये होगा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने ऊपर यही किया कि उस वाली सर्वसमका के अनुसार यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये आपके कट गया। कितना आ गया होगा, कितना आ गया 1। अब जब ये 1 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला देखिए यहाँ पर, सॉरी कुछ नहीं करते यहाँ पर, ये राइट हैंड आ गया आपका। अब ये इससे हमारा ये सिद्ध होता है कि ये जो सर्वसमका है ये अपनी सही है। इसके बाद देखिए अगली सर्वसमका, तीसरी वाली जो सर्वसमका है वह क्या कहती है, वह कहती है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी आपको हल करके उत्तर लाना, ये आपके लिए होमवर्क है। सेम वही तरीका है, इसको आप लोग लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें एक दो सवाल करवाता हूँ कल अभी में, और इसमें एक दो सवाल अभी करवाते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश, जिसमें हम लोग मान निकालना सीखेंगे कि अगर साइन 90 माइनस थीटा हो, कॉस 90 माइनस थीटा हो। बताने को तो मैं अभी बता दूंगा रफली, लेकिन कैसे पढ़ेंगे कि वह जीवन में कभी न भूले। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग एक दो सवाल लगाते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए दो सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इन दो सवालों को हम लोग देखते हैं कैसे। उसने कहा साइन थीटा बराबर √3/2, तो कॉस थीटा का मान निकालिए। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो तुरंत ही हम लोगों को क्या करना है, चित्र बना लेना है। बना लिया। और साइन बराबर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है लाल बटे कक्का। तो साइन बराबर क्या होता है, पहला साइन ही होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ये है, और कर्ण क्या है आपका, ये है। ठीक है, और अभी सबसे पहले मैंने सूत्र में बताई थी आपको पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको क्या बताया था, एक सूत्र बताया था मैंने कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब व आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, बताया था ना। तो कर्ण क्या है, यहाँ 2 है, लंब क्या है √3 है, और आधार क्या है, निकालना। आधार क्या करना है, निकालना है। तो हम लोगों ने इसको 4 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, और यहाँ हमारा क्या हो गया, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब ये आएगा
तो 4 माइनस क्या होगा 3 होगा, पक्की बात है। यहाँ क्या बचेगा आधार का स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 4 में यहाँ आधार का स्क्वायर बराबर क्या बचा आपके पास 1 बचा, तो आधार बराबर क्या आ जाएगा √1, इसका मान क्या होगा अर्थात इसका मान क्या होगा 1। एक चीज क्लियर हुई कि इसका मान 1 आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछता रहा, मैंने तो कॉस ही का पूछा है, कॉस बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार क्या आया 1 और कर्ण कितना है आपका 2। आपसे tan पूछ सकता है, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार यानी √3/1। तो अगर आप इस तरीके से निकाल लेते हैं तो आपको कोई भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे आप उसका उत्तर तुरंत बता सकते हैं। दूसरा वाला देखिए, इसको नोट करने के बाद दूसरा वाला देखिए। हम लोग दूसरे वाले में क्या करते हैं, तुरंत फिर चित्र बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये सेक किसका अपोजिट है। तो हमने बताया था सेक जो है किसका अपोजिट होता है कॉस का, यानी सेक थीटा बराबर 1/cos cos थीटा, या कह सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos cos थीटा। ठीक, cos थीटा बराबर 1/cos सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/cos cos थीटा। तो अर्थात cos थीटा बराबर क्या होता था, cos थीटा बराबर दूसरा वाला यानी आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता था आधार बटे कर्ण। तो पक्की बात है जो सेक थीटा होगा उसके मतलब क्या होगा कर्ण बटे आधार। ये जो वैल्यू है कर्ण की और ये किसकी है आधार की, अर्थात 13/12। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये के मान लो, ये ए मान लो और ये एल, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे बराबर, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, लंब निकालना है, आधार कितना है 5। यहाँ 169 है, ये एल स्क्वायर प्लस 144 12 का स्क्वायर, ये इसमें माइनस हुआ, 169 में 144 माइनस हुआ तो कितना बचा आपके पास, ठीक है 169 में 144 माइनस हुआ तो बचा आपके पास 25। तो एल बराबर √25, तो एल बराबर कितना आ गया 5, इसका मान कितना आ गया 5। तो आपके पास के भी है यानी कर्ण भी है, ए भी है यानी आधार भी है और एल है यानी लंब भी है। और tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार यानी 5/12। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप साधारण मेथड से इनको ज्यामितियों को त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं। तो मैं 3 सवाल आपको देता हूं, आप घर से करके उनको ला इन प्रश्नों के। यदि 3 cot A बराबर आपको दे दीजिए 4, तो sin A का मान, cos A का मान, tan A का मान क्या, ये 2 प्रश्न हैं आपके, इनको आपको करना है। और ये साधारण प्रश्न है, अगर आप इनको कर लेते हो तो इनके उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आज के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, जय श्री राम।